हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालसिम कुमार और आप लोग देख रहे हैं उमंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और अपन बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश की। इससे पहले अपने एक टॉपिक हो गया है भारत का स्थिति और विस्तार, उससे भी अपन ने पहले एक टॉपिक कर लिया है और उसका नाम है अक्षांश और देशांतर। तो हम आज शुरू करें भारत के भौतिक प्रदेश की। भारत के भौतिक प्रदेश की जब बात की जाती है तो हमें धरातल पढ़ना पड़ता है। हालांकि अपन की यहाँ एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपन ने धरातल के बारे में खूब सारी बातें की है। भारत उच्चावच के बारे में पढ़ लिया है, अपन ने मैदान पढ़ लिए, पठार की बात कर ली थी कि कौन सा कितना परसेंटेज होता है, वो सभी बात कर ली थी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये धरातल का निर्माण हुआ कैसे था, ये पृथ्वी बनी कैसे थी, इसका धरातल का निर्माण किस प्रकार से माना जाता है। तो यहाँ आपके कोई 2-3 सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे आपको, हम उन्हीं की बात करते हैं। एक का नाम आता है, देखो, धरातल के निर्माण। धरातल के निर्माण से संबंधित सिद्धांत की बात करते हैं, से संबंधित सिद्धांत कौन से आते हैं। इसमें अपन मुख्यतः 3 सिद्धांत पढ़ेंगे भाई। कौन से पढ़ने? एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक पढ़ना पड़ेगा कोपर का भूसंबंधी सिद्धांत और एक पढ़ना पड़ेगा मॉर्गन व हैरीहर्श का प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अपन पहला शुरू करते हैं। इसमें है आपके एक तो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उनके द्वारा बताया गया है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की जब बात की जाती है तो उन्होंने कहा था कि शुरुआत में एक पृथ्वी थी संयुक्त रूप से, और उसके बाद में उस पृथ्वी के धरातल में जो है विभाजन होने लगे थे। उसके बाद में आज के पृथ्वी की बात की जाती है। इस टाइप से अपन ने पृथ्वी की बात की थी और कहते हैं कि जो प्राचीन काल में पृथ्वी है कि शुरुआत में पृथ्वी कैसे दिखाई देती थी। जब प्राचीन काल के पृथ्वी की बात करते हैं तो अल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि सारा का सारा जो धरातल है वो सारा का सारा धरातल जो है वो एक भाग में जुड़ा हुआ था, है ना। सारा धरातल एक साथ में जुड़ा हुआ था और सारा का सारा समुद्र जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ था और इस समुद्र का नाम दिया गया था आपके, एक तो धरातल जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है आपके पूरा का पूरा महासागर। सारे के सारे महासागर जुड़े हुए थे और इनको नाम दिया गया था। धरातल का तो नाम मिलता है पेंजिया। क्या नाम मिलता है? पेंजिया नाम मिलता है, पेंजिया। और महासागर का नाम मिलता है पैथालासा, ये नाम मिलते हैं। धरातल का नाम क्या मिलता है? पेंजिया नाम मिलता है। और महासागर का नाम क्या मिलता है? महासागर का नाम मिलता है आपको पैथालासा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि समुद्र ज्यादा था या धरातल, तो समुद्र ही ज्यादा था। कितना ज्यादा था? बताया जा रहा है 71% सबसे ज्यादा है। हाँ, यहाँ सभी धरातलों को मिला करके एक धरातल पहले बनाया गया था और उसका नाम था क्या? पेंजिया। कि शुरुआत में सारा धरातल एक साथ में था, सारा समुद्र एक साथ में था, ऐसी कोई कल्पना की जाती है और उन्होंने इस धरातल का नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था भाई, पेंजिया। और महासागर का नाम दिया था पैथालासा। फिर कहते हैं कि इस पेंजिया के अंदर होते हैं विभाजन, और विभाजन होता है तो ये जो धरातल है वो कुछ 2 भागों में ऐसे टूटने को मिलता है। इस प्रकार से 2 धरातलों के नाम मिलते हैं। ऊपर वाले का नाम मिलता है गोंडवाना लैंड। क्या नाम मिलता है? गोंडवाना लैंड नाम मिलता है। और नीचे वाले का नाम मिलता है अंगारा लैंड। एक मिनट भाई, सॉरी, ऊपर वाले का नाम मिलता है अंगारा लैंड और नीचे वाले का नाम मिलता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड नाम मिलता है। और ये पेंजिया के क्या हो गए थे?
दो भाग हो गए थे, पूरा धरातल टूट के इन दो भागों के अंदर विभाजित हो गया था और इनके बीच में समुद्र जो है वो इनके चारों ओर हो गया था। यहाँ समुद्र हो गया था, यहाँ समुद्र हो गया था, यहाँ भी समुद्र हो गया था, यहाँ भी समुद्र है, इनके बीच में समुद्र हो गया था। और इसके बीच वाले समुद्र का एक नाम पड़ता है, एक सागर बन गया था जिसका नाम था तैतीस सागर। क्या नाम था भाई? तैतीस सागर नाम मिलता है किसका? एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कहा गया था कि ये जो पृथ्वी है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में कहते हैं कि पृथ्वी जो है पहले एक पेंजिया के रूप में विभाजित थी, पेंजिया बोला गया सारे धरातल को, और सारे महासागर को पैथालासा नाम दिया गया था। फिर कहते हैं कि कालांतर में इस पेंजिया के दो टुकड़े होते हैं, एक का नाम अंगारा लैंड और दूसरा का नाम गोंडवाना लैंड था। क्या नाम था? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर ये आगे की धरती को विभाजित करते हैं कि ये जो सारे विस्थापन सिद्धांत और विस्थापन के अंतर्गत इनमें और टुकड़े होते हैं, और आपको आज की पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है भाई, कि ये आपका हो जाता है आपके रशिया, है ना, और इसके इस साइड में पड़ता है भाई ये वाला तो हो जाता है पूरा एशिया, ये हो जाता है यूरोप, ये हो जाता है आपके उत्तरी अमेरिका, और इस साइड में उत्तरी अमेरिका के पास में कौन सा पड़ जाता है? दक्षिण अमेरिका पड़ जाता है पूरा का पूरा, और इधर पड़ जाता है आपके अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में इस साइड में पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और इधर पड़ जाता है अंटार्कटिक, है ना। तो ये है आपके एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिण अमेरिका, यह है अफ्रीका, यह है ऑस्ट्रेलिया, और यह है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका नाम मिलता है। और इनके बीच में जो खूब सारे सागर बढ़ते हैं, ये अपन ने हमने क्या बात की है? द्वीपीय बात की है भाई, 7 महाद्वीप है, उसमें से अपन ने बात की है, और इनके बीच में सारे क्या पाए जाते हैं? समुद्र पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये वर्तमान के अनुसार है कि ये वाला जो पृथ्वी का भाग दिखाया जा रहा है, ये आपको आधुनिक दिखाया जा रहा है या वर्तमान दिखाया जा रहा है? आधुनिक या वर्तमान समय की जो पृथ्वी है, वहां पर इस समय कितने आपके महाद्वीपीय मिलते हैं, कितने आपके महासागर मिलते हैं, उन सब की बात की जाती है। ठीक है, विश्व भूगोल के अंदर इनको ढंग से पढ़ते भी हैं, हम भी आगे पढ़ेंगे। और एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये 3 ही बातें थी कि शुरुआत में जो है एल्फ्रेड वेगनर का मानना था कि सारा धरातल एक साथ में था, फिर इसके 2 टुकड़े होते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, फिर कालांतर में इसके और विभाजन होते हैं, तो ये यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऐसे करके कोई द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपके कौन सा? एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अपन कॉपर का भूसंबंधी सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतारिए इनको, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन बात कर रहे थे नंबर 2 सिद्धांत की, और उस सिद्धांत का नाम है कोबर, कोबर का भू सनदी या सनदी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ था उसकी बात करते हैं। इसको देने वाले का नाम मिलता है कोबर, वैज्ञानिक है, और इनके अनुसार ही बात होती है कि ये जो है आपको अभी अभी अपन ने बात की थी कि एक होता है आपके अंगारा लैंड, एक क्या होता था? अंगारा लैंड होता है, और एक होता था गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड कुछ इस प्रकार से, इधर है आपके अंगारा लैंड, और इधर था आपके गोंडवाना लैंड। अगर अंगारा लैंड की बात करें तो ये आज का तिब्बत का पठार पड़ता है भाई। क्या पड़ता है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार देखने को मिलता है। और अगर हम गोंडवाना लैंड के हिस्से की बात करें तो यहाँ अपन को देखने को मिलता है। अगर अपन भारत की बात करें तो इसमें से प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिलता है, प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिलता है।
और इनके बीच में जो है कहते हैं कि अंगारा लैंड तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ से खूब सारी नदियां इधर गिरना शुरू हो गई थी, इधर गिरी हुई थी, और ये वाली जो नदियां हैं ये भी कुछ इस तरफ से गिरने लग गई थी। और ये गिरने के कारण बीच में जो सागर था, बीच में जो सागर था, और उस सागर का क्या नाम था? तैथिस सागर। और इन तैथिस सागर के कारण बार बार नदियां अपने अवसाद लाती रही थी, और बार बार अवसाद लाने के कारण ही ये वाला जो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला हिस्सा था कि भाई यहाँ जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये तो पड़ता है आपके गोंडवाना लैंड का। कौन सा? गोंडवाना लैंड। और फिर यहाँ पड़ता है अंगारा लैंड। इनके बीच में जब गति नहीं हो रखी थी तब यहाँ पर एक सागर था। इस सागर का क्या नाम था भाई? इस सागर का नाम था तैथिस सागर। और हमने खूब सारी बात की कि इधर से खूब सारी नदियां गिरी थी, और इधर अंगारा लैंड से भी खूब सारी नदियां इधर आने लगी थी। ये सारी नदियां जो है वो धीरे धीरे इस साइड में जो है वो अवसाद जमा करने लगी थी। और अवसाद इस प्रकार से जमा होने लगे थे कि सीधा सबसे पहले तलेटी में जमा होते गए, फिर ये इस प्रकार से और जमा होते गए थे। इसके ऊपर भी अवसादों की परत लगती गई थी, इस प्रकार से और परत लगती गई थी। ये वाली परत ऐसे बढ़ती लगी थी, फिर और परत ऐसे बढ़ने लगी थी। ऐसा करते करते ये धीरे धीरे तैथिस सागर ऊपर आने लग गया था। ये इतना ऊपर आ गया था कि यहाँ जो है वो लगभग मैदानी भाग क्रिएट होने लग गए थे। और यहाँ जो है, यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ सारे ही क्या हो गए थे? अवसाद जमा हो गए थे। अवसाद जमा होने के कारण यहाँ 20-20 मीटर चौड़े अवसादों की परतें बढ़ने लगी थी। इनसे जो चट्टानें बनी थी, इन चट्टानों को बोला गया था अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें बोलते थे? अवसादी चट्टानें बोलने लगे थे। और अवसादी चट्टानें इस तैथिस सागर को धीरे धीरे क्या काम करने लगे? भरने का काम करने लगे। और ये तैथिस सागर जो है वो अब धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठने लग गया था, धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया था। तभी इस गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में होती है अभिसरण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अभिसरण की क्रिया होती है भाई। इस क्रिया में क्या होता है कि ये जो गोंडवाना लैंड है भारी प्लेट है, ये तो भारी प्लेट थी, भारी चट्टान थी, और अंगारा लैंड हल्की चट्टान थी। गोंडवाना लैंड भारी प्लेट थी और अंगारा लैंड जो है वो हल्की प्लेट होने के कारण ये वाली जो प्लेट है वो ऐसे नीचे की तरफ गति करना शुरू कर देती है। ये पूरा का पूरा जो गोंडवाना लैंड है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो ये वाला जो बाहर है वो कुछ इस प्रकार से बहने लग गया था कि ये वाला जो है, ये अंगारा लैंड जो है वो कुछ इस प्रकार से आने लग गया था। और इधर से जो आपके पड़ने लग गया था अंगारा लैंड, इसके अंदर ऐसे वलन पड़ने लगे थे, या ये वाला भाग ऐसे ऊपर उठने लग गया था, है ना। तो हम कहते हैं कि ये शुरुआत के अंदर इस प्रकार से होने लग गया था कि जब यहाँ से अवसाद जमा हो गए थे ना, तो यहाँ पहले तैथिस सागर था, अब जैसे ये मूव करेगी तो यहाँ इनके अवसाद ऊपर आने लगे थे। और ये अगर अंगारा लैंड का भाग था तो अंगारा लैंड में ऐसे ऐसे ऊपर आने लगे थे, और बीच में यहाँ तैथिस सागर पड़ा ही रहा था कि ऐसे ऊपर आने लगे थे। जब इस प्रकार से देखा गया था तो फिर तैथिस सागर बहुत कम जगह पर फैलना शुरू हो गया था। इधर अपन के गोंडवाना लैंड खूब अधिक मात्रा में रहने लग गया था। यहाँ कम से कम कहते हैं कि 3 बार प्रेशर लगने के कारण यहाँ धरातल ऊपर उठने लग गया था, और ये कुछ इस प्रकार से दिखने लग गया था। अपन ने इसको एक नाम दिया था कि जब पहली बार टक्कर हुई थी तो उससे अपन के मान हिमालय का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? मान हिमालय का। जब दूसरी बार टक्कर हुई थी तो उससे मध्य हिमालय बना था, मध्य हिमालय। और जब तीसरी बार टक्कर हुई थी तो उससे क्या बन गए थे? शिवालिक का निर्माण हो गया था। और इस वाली पूरे क्षेत्र को क्या बोलने लगे थे अपन? अंगारा लैंड। और ये अंगारा लैंड इधर रहने लगे था। आज के लिए पूरा क्षेत्र जो है वो तिब्बत के पठार में आने लगे अंगारा लैंड। और इधर जो है वो गोंडवाना लैंड जो है वो नीचे की तरफ गति करने लग गया था। इस गति को क्या बोलते हैं? क्षेपण की क्रिया बोलते हैं भाई, क्षेपण की क्रिया। और ये जो हिमालय का निर्माण हुआ था, यहाँ जो गति हुई थी उस गति का नाम था अभिसरण की गति। ये नीचे की तरफ धंस रही थी तो ये अंगारा लैंड जो है वो ऊपर की तरफ उठने लग गया था। इसको बोलते हैं अभिसरण क्रिया, अभिसरण क्रिया।
अभिसरण क्रिया में क्या होता है कि दो प्लेटें आमने सामने से मूव करती है, दोनों एक दूसरे की ओर आती है। तो इस क्रिया के दौरान जो भारी प्लेट थी वो तो नीचे की तरफ धंसने लगी थी और ऊपर जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर उठेगी। भाई यहाँ पर गाद अवसाद मिट्टी जमा हो गई थी, जैसे ही अब ये अंदर की तरफ धंसेगी तो ये वाला फिर इसको ऊपर उठना पड़ेगा, वो जगह कहाँ पर है। तो ऐसे जगह के कारण यहाँ पर 3 बार क्रमिक टक्कर के कारण क्या बन गया था, हिमालय का निर्माण हो गया था, शिवालिक का निर्माण हो गया था। हम जब बात करते हैं कि जब ये वाला क्षेत्र इधर मूव करने लग गया था ना और ये वाला इधर स्थिर रहा था, तो इनके कारण यहाँ पर जो है वो कुछ चट्टानें बन गई थी, ऐसी परतें बन गई थी। इस वाले का नाम पड़ गया था कि ये आपके पहले जो टक्कर है वो महान हिमालय, दूसरी मध्य हिमालय और तीसरी टक्कर में क्या बन गया था, शिवालिक। और बीच में यहाँ जगह रह गई थी, तो यहाँ नदियों ने और यहाँ पर पानी अवसाद लाने के कारण यहाँ गंगा के विशाल मैदान बना दिए थे। लेकिन पहली टक्कर के अंदर आपको क्या देखने को मिला था, जब शुरुआत की एक टक्कर हुई थी तो वहां से बन गया था महान हिमालय का निर्माण हो गया था। जब दूसरी बार टक्कर हुई थी ना तो इससे बन गया था मध्य हिमालय बन गया था। और जब तीसरी बार टक्कर हुई थी तो इससे क्या बन गया था, शिवालिक, ये था। और इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि ये भारत के क्या बन रहे हैं, पर्वत बन रहे और हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो ये था आपके कॉपर का भूसंनदी सिद्धांत। कॉपर ने कहा था कि ये जो आपके महाद्वीपीय विस्थापन है वो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, है ना। वो कभी कोई मिलियन ईयर साल पहले की बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ आ गया था और उसमें काफी टाइम लग गया था, इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा था भूसंनदी सिद्धांत। देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, कैसे होता है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम कॉपर के भूसंनदी के सिद्धांत के अनुसार चलें तो उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से ये एक कोई मैप है या एक पृथ्वी है, इनके बीचों बीच में पाई जाती है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। इनके उत्तर में 10 डिग्री है, इनके ऊपर में 20 है, इनके उत्तर में ऐसे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पड़ने लग गया था। ये उत्तरी अक्षांश है और यहां पड़ने लग गया था आपके 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां पड़ गया था 20 डिग्री आपके दक्षिणी अक्षांश और यहां पड़ने लग गया था आपके 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जब कहते हैं कि ये गोंडवाना लैंड एशिया का हिस्सा नहीं था, तब ये वाला जो क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार से दिखता था भाई। ये कुछ इस प्रकार का हिस्सा देखने को मिला था और इधर से जो है वो एक अफ्रीका महाद्वीप से एक प्लेट टूटी थी और उसका नाम था आपके कौन सी, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड जो है अब उधर से मूव करना शुरू करती है, खिसकना शुरू करती है। इस कारण कहा जाता है कि गोंडवाना लैंड जो है अपने पूरे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। इसमें आपके कौन सा है, 71 मिलियन ईयर एगो पहले की बात है। ये 71 मिलियन ईयर एगो जो है ये पहले अपने उत्तरी अक्षांश में था ही नहीं, दक्षिणी अक्षांश में था। फिर जब हम बात करते हैं कि यहाँ ये धीरे धीरे अब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, फिर खूब सारे बात करते हैं तो ये जब इस 0 डिग्री अक्षांश को पार करता है, 0 और 10 डिग्री के बीच में होता है, तो इनको लग जाते हैं 55 मिलियन ईयर एगो। 55 मिलियन ईयर एगो की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री को भी ऊपर क्रॉस कर जाता है। जब अपन कहते हैं कि ये अपने प्रायद्वीपीय भारत से भी टच हुआ था क्या, ऊपर वाले भाग से जब गोंडवाना लैंड से ये टच हुआ था तो यहाँ इसने बनाए थे हिमालय, फिर बनाई थी मध्य हिमालय, फिर बनाई थी शिवालिक। और ये बात कब की है, तो ये बात मिलती है आपको 10 मिलियन ईयर एगो की बात है, 10 मिलियन ईयर एगो की। और जब ये इनसे टच हो रहा था तो उससे पहले एक 38 मिलियन ईयर एगो की बात चलती है कि ये जो है इनसे टच होने से पहले यहाँ 20 डिग्री अक्षांश पर खूब रहा था। तो ये क्या कर रहा है कि भूमि इधर खिसक रही है, भूमि को क्या कर रहा है, खिसकाया जा रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कॉपर का भूसंनदी सिद्धांत। और अंततः जो है ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड मिल जाते हैं, है ना, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड मिल जाते हैं। इसकी बात करते हैं। अगर एक बात और की जाए,
अगर एक बात और की जाए कि भाई गोंडवाना लैंड के अंदर हिस्से कौन से होते हैं, अंगारा लैंड में हिस्से कौन से, अगर आज के हम महाद्वीपों की थोड़ी सी चर्चा करें तो कौन से मिल सकते हैं। तो यहाँ देखिए बात करते हैं, अगर हम बात करें धरातल के निर्माण की, तो शुरुआत में अपन ने क्या कहा था कि शुरुआत में एक ही धरातल था, उसका नाम था पेंजिया। क्या नाम मिलता है? पेंजिया नाम मिलता है। फिर हम कहते हैं कि पेंजिया के कालांतर में कितने टुकड़े हो गए थे? 2। कौन से? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। कौन से लैंड? एक तो हो गया था अंगारा लैंड, एक हो गया था गोंडवाना लैंड। तो हम कहते हैं कि अगर आज के हम महाद्वीपों को देखते हैं तो कौन से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो गोंडवाना लैंड में देखने को मिलता है एक तो देखो उत्तरी अमेरिका, गोंडवाना लैंड में देखने को मिलता है एक तो उत्तरी अमेरिका, एक ये देखने को मिलता है, एक मिलता है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या? एक होता है यूरोप, आज का यूरोप, और एक हो जाता है एशिया। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से पहले बोला जाता था यूरेशिया, ठीक है। अब ये यूरोप और एशिया भाग में हो गया था, हालांकि इनके अब तो और ही छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलते हैं। अभी एक देखने को मिल गया था ग्रीनलैंड। इस प्रकार के खूब सारे देशों के भी नाम मिलते हैं। अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो ये उत्तरी अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका किधर रह गया था? गोंडवाना लैंड में रह गया था क्या? दक्षिणी अमेरिका। अगर हम बात करें और क्या रह गया था, तो और रह गया था अफ्रीका। और कौन सा रह गया था? और रह गया था आपके ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करें तो अपने भारत का जो कुछ हिस्सा रह जाता, दक्षिणी भारत का, प्रायद्वीपीय भारत नाम मिलता है। क्या और भी कोई रह गया था क्या? तो यहां मिलता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिका की बात करते हैं तो वो भी किस साइड में रह गए थे? तो ये गोंडवाना लैंड के अंदर रह गए थे। तो हमने ये आज देखा है कि कोबर के भूसंधि सिद्धांत में एक तो ये भूमि खुद खिसकती है, और ये खुद ही खिसक करके अंगारा लैंड से टकराया था। यहाँ पर क्या कर गए थे? हिमालय का निर्माण कर गए थे। इनके बीच में 33 सागर था, उन्हीं के ऊपर उठने से हुआ। तो हिमालय की शुरुआत की जो चट्टानें देखने को मिलती है वो अवसादी चट्टानें है, ठीक है। उसके बाद में कयांत्रित है, और उसके बाद में आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती है। अपन के इस तरह से धरातल के निर्माण में योगदान मिलता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत, जिसको बोला जाता है प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। तो आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपन के सिद्धांत नंबर 3 की बात करते हैं, और उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत की बात की जाती है, या प्रिंसिपल ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, इसको बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत बोला जाता है। ये सिद्धांत दिया था हैरी हेस एंड मॉर्गन ने, और ये दिया था उन्होंने 1960 के करीब। उन्होंने इस सिद्धांत में क्या कहा था? उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में कहा था कि इस पूरी पृथ्वी पर जो है वो कितनी प्रकार की प्लेटें पाई जाती है? 2 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, एक तो बड़ी प्लेटें और एक छोटी प्लेटें। अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी की, है ना, अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी में आपको ये देखने को मिलेगा कि 7 बड़ी प्लेटें। ये जो बड़ी प्लेटें हैं वो कितनी बड़ी प्लेटें देखने को मिली है? ये बड़ी प्लेटें देखने को मिली है 7। कितनी? 7। कहते हैं कि जो 7 तो बड़ी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेट, और यहाँ छोटी छोटी प्लेटों के रूप में भी खूब सारी प्लेटें देखने को मिली है। और कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी 200 के करीब, लगभग 200 के करीब जो है वो छोटी प्लेटें देखने को मिली है। एक आइडियो के अनुसार, या मॉर्गन या हैरी हर्स ने कहा था कि पूरी पृथ्वी को 7 बड़ी प्लेटों में और 200 छोटी प्लेटों के अंदर बांटा गया है, और ये सारी की सारी जो प्लेटें वो गतिशील प्लेटें। ऐसा क्यों हो सकता है भाई? प्लेट का मतलब होता है चट्टानें,
बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हो सकती है, छोटी चट्टानें हो सकती है, कहीं कहीं पर तो पूरा पूरा देश बसा हो सकता है एक चट्टान पर, कहीं कहीं पर जो है वो एक गांव बसा हो सकता है। इस प्रकार की चट्टानों के मामले में बात की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, तो इनके अंदर पाया जाता है पृथ्वी के बीचों बीच में सबसे अधिक मात्रा में तापमान सबसे ज्यादा हाई होता है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के बीच में खनिज भी पाए जाते हैं। बहुत अधिक तापमान होने के कारण ये जो है वो लावे के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो ये होता है द्रवित लावे के रूप में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेग्मा। मेग्मा नाम मिलता है। और इस द्रवित लावे के अंदर खूब सारे खनिज देखने को मिलते हैं। खनिजों के अंदर खूब सारे तत्व भी होते हैं। उन तत्वों के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर या कई तत्व मिलते हैं रेडियो एक्टिव। ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप स्वतः ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जब ये गर्म होते हैं तो ये क्या करेंगे? ऊर्जा का विस्तार करेंगे, उस ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्वतः का मतलब अपने आप, स्वतः ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ये, और स्वतः ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इस कारण ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या करते हैं? ऊर्जा में सहवहनीय धाराएं बनाते हैं। सहवहनीय धाराएं, ये सहवहनीय धाराएं चलना शुरू हो जाती है। ये सहवहनीय धाराएं ऊपर टकराती है प्लेटों से, और प्लेटें वहां से गति करना शुरू कर देती है। अब ये जो है ये अंदर गर्वित लावा होने के कारण यहाँ से जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ऊर्जा की किरणें बाहर निकलती, जिसको बोला जाता है सहवहनीय धाराएं। क्या बोला जाता है? सहवहनीय धाराएं बोलते हैं। और ये ऊपर वाली प्लेटों को क्या करवा देते हैं? हलचल करवा देते हैं। ये बहुत अधिक बड़ी मात्रा के अंदर फोर्स लगता है, इस कारण ये ऐसा होता है। इससे होता क्या है कि जैसे अगर बात करें अपन पृथ्वी की, तो ये एक तो होता है अपने पृथ्वी में दुर्बल मंडल, एक होता है स्थल मंडल। एक कुछ इस प्रकार से होता है स्थल मंडल, इस प्रकार से। और मान के चलो कि ये पृथ्वी का जो नीचे वाला भाग है, यहाँ जो है वो मेग्मा है भाई। द्रवित लावा जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं? मेग्मा बोलते हैं। और ये मेग्मा जो है वो अपने चारों ओर क्या करता रहता है? ऊर्जा को ऐसे उत्सर्जित करता रहता है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण यहाँ से क्या होते हैं? ये जो होते हैं वाष्प गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू होती है। अब लावा जब ऊपर उठना शुरू होता है तो ये आगे ऊपर जाता है, तो पहले आता है इसमें दुर्बल मंडल आता है, फिर आ जाता है इसमें स्थल मंडल आ जाता है। और ये जो स्थल मंडल होता है वो आपके धरातल के भाग पर ही होता है। ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। जब यहाँ से ये टकराना शुरू होती है तो यहाँ दुर्बल मंडल को आराम से क्रॉस कर जाती है, फिर यहाँ टूटना शुरू होती है। फिर यहाँ स्थल मंडल काफी मजबूत होने के कारण ये किरणें वापस यहाँ ऐसे आ जाती है। ये किरणें जो है वापस यहाँ से ऐसे आ जाती है, क्योंकि ऊपर वाला जो मामला है वो काफी ठंडा है और नीचे जो है वो काफी गर्म मामला है। तो गर्म जो होता है वो हवाओं को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। हवाओं को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा। और जैसे ही हवाएं ऊपर जाती है तो वहां किसी न किसी के संपर्क में आएगी तो ठंडा होना ही पड़ेगा, है ना। हर जगह तो तापमान एक जैसा हो नहीं सकता ना। तो यहाँ जैसे ऊपर आते हैं तो इस दुर्बल मंडल से टकराने के बाद में स्थल मंडल से टकराते हैं, और स्थल मंडल से टकराने के बाद में ये वापस आ जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया ऐसे बार बार होती है। बार बार होने के कारण यहाँ पर क्या होते हैं? टकराते हैं। टकराने के कारण यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो स्थल मंडल जहाँ से दुर्बल होता है, भाई ये टकराते कोई एक जगह तो है नहीं, ये सारी जगह टकराते हैं। टकराने के दौरान उनको बार बार टकराना पड़ता है। फिर भी देखते हैं कि जो स्थल मंडल दुर्बल होगा या जिस जगह से ये मंडल कमजोर होता है वो वहां से ऐसे घेरा बना लेते हैं, और अंततः ये एक विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं, जिसको आप ज्वालामुखी के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ऐसे फिर बिखर जाता है ये सारी जगह, है ना। यहाँ से छोटी छोटी घाटियों के रूप में बिखर जाता है, और यहाँ से पूरी की पूरी प्लेट टूट जाती है। और फिर ये एक प्लेट इधर गति करती है, फिर ये एक प्लेट इधर गति करती है। क्यों? क्योंकि इस प्लेट के अंदर यहाँ क्या डाल दी उन्होंने? दरार डाल दी। तो प्लेटें टूटती रहती है। इस वाली गति को बोला जाता है अपसरण गति।
पहले जो अपन ने गति देखी थी वो थी अभिसरण। अभिसरण में दोनों गतियां पास पास में आती है, दोनों चट्टानें क्या करती है, एक ही साइड में आती है। लेकिन यहाँ पर एक साइड में नहीं आती है, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही है, इसलिए इसको बोला जाता है अपसरण। और इससे क्या होता है, ये स्थल मंडल जो है वो इधर मूव करने लग जाता है और ये स्थल मंडल इधर जाने लग जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ इन प्लेटों के अंदर गतियां शुरू हो जाती है और ये गतियां होने के कारण ही ये प्लेटें जो है वो इधर उधर थोड़ी बहुत हलचल करती रहती है। इस कारण कभी कभी आपको भूकंप भी देखने को मिलता है, कभी कभी भूसंकलन देखने को मिलता है। तो ये इस प्लेट विवर्तन सिद्धांत के कारण होता है। और यहाँ से कोई एक बड़ा भूभाग टूट करके किसी दूसरे भूभाग के साथ जुड़ जाता है। जैसे अभी अपन ने गोंडवाना लैंड को जोड़ा था, तो वैसे जुड़ता है तो कई महाद्वीप बनते रहते हैं, कई महाद्वीप टूटते रहते हैं। तो इस प्रकार की खूब सारी जानकारी मिलती है। अभी कुछ वर्तमान में अफवाह है, शायद कुछ है, कह रहे हैं कि एक अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूट करके अपने एशिया की तरफ आ रहा है। तो ये पता नहीं कितने सालों में आ जाएगा, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहां की धरती में दरार देखने से पता चलता है कि वहां हलचल जरूर हुई है और दरार बता रही है कि वो दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार का कोई फोर्स लग रहा होगा, है ना, जो इनको दोनों को क्या करता हो, अलग अलग करता हो। तो हो सकता है आगे आने वाली कोई 10-20 साल बाद में, 10-20 हजार साल बाद की पीढ़ियों को ये देखने को मिल जाए। तो अपन के तो बस की बात है नहीं, अपन जो देख सकते हैं, अपन ने जो समझा है वो आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग भी इसी प्रकार से समझ सकते हैं, वरना इन चीजों को प्रैक्टिकल तो आप देख नहीं सकते। प्रैक्टिकल बहुत छोटे स्तर पर होता है और प्रकृति की जो वास्तविक घटनाएं होती है प्रैक्टिकल से बहुत अलग होती है ना। तो ये था आपके प्लेट विवर्तन का तीसरा सिद्धांत। ये आपके धरातल के निर्माण से संबंधित अपन ने 3 सिद्धांत पढ़े। अब हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। तो आज की क्लास यही करते हैं पूरा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इन सिद्धांतों को ढंग से समझें, इन पर पकड़ बनाएं। इनसे क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाले आ सकते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, सीधा नहीं आने वाला। या अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूछा जा सकता है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। कब वाला तो बहुत ही कम आने का चांस है, किसने दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या कितनी प्लेटें हैं, ये क्या होता है, इस टाइप की। तो अपन ने सारी बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे हिमालय की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।